आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का लेसन 3 धातु एवं अधातु का पार्ट 2। इसके पहले हमने पहली वीडियो में पार्ट 1 बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। उसमें हमने बताया है धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। अभी हम शुरू कर रहे हैं 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब अगर हमें किसी धातु का रासायनिक गुणधर्म पढ़ना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले तो हमें वो धातुएं चाहिए जिनके हमको रासायनिक गुणधर्म ज्ञात करने हैं। तो वो धातुएं हमने ले लिया। चलो अब उनके नमूने एकत्र कर लिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम, ये हमने ले लिया। और अब इनके हमको रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं, मतलब ये किस किस से क्या क्या क्रियाएं करती हैं। तो शुरुआत करते हैं वायु में दहन से। धातु का अगर वायु में दहन किया जाता है तो क्या होता है? तो वायु में दहन का क्या तात्पर्य भाई? तो वायु में दहन का तात्पर्य है ऑक्सीजन से धातु की क्रिया। वायु में दहन से क्या तात्पर्य है? ऑक्सीजन से धातु की क्रिया। और ऑक्सीजन से दो परिस्थितियों में धातु की क्रिया होती है। पहला, एक रूम टेम्परेचर पे, और एक और अधिक गर्म करने के बाद। तो कुछ धातुएं रूम टेम्परेचर पे क्रिया कर लेती हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम। लेकिन कुछ धातुएं क्रिया तो करती हैं ऑक्सीजन से, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ना करके ताप बढ़ाने पे करती हैं। कुछ धातुएं क्रिया करती हैं रूम टेम्परेचर पे ही, लेकिन उतनी तीव्र नहीं करती जितना पोटेशियम और सोडियम करती है। तो आइए उसको देखते हैं। इसके लिए शुरू करेंगे क्रियाकलाप 3.9, और इससे हमको ये पता चलाना है कि धातु जो क्रिया कर रही है वायु से, कौन सबसे तीव्र क्रिया कर रही है, जो उत्पाद बन रहा है वो क्या है, और उत्पाद क्या जल में घुलनशील है या नहीं है। इतनी चीज़ें हमको जाननी है। तो हम देखते हैं कि जो धातुएं लिए थे वो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। वो भी संगत धातु के ऑक्साइड। संगत धातु के ऑक्साइड मतलब जो धातु रहता है वो रहेगी, प्लस ऑक्सीजन रहेगा, वो जुड़ेगा उसमें, तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। अब जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में हमने लिया कॉपर। तो कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो बन गया कॉपर ऑक्साइड 2CuO। ठीक, चलो यहाँ पे धातु हमने बदल दिया, एल्यूमिनियम ले लिया। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो बन गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया हमारा। तो संगत ऑक्साइड बनाना धातु का बना। चलिए तो आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। भाई ये चल रहा है आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, राइट? तो लाइन बाय लाइन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम का होगा वो जरूर समझाएंगे, जो काम का ना होगा उस पर समय नहीं देंगे। आपका क्या कहते हैं, डाटा बचाएंगे। चलिए तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे। अध्याय 2 का चर्चा करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे धातु ऑक्साइड का अम्ल से क्रिया हो रही थी तो क्या बन रहा था? तो धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बना रही थी। यहाँ पे क्या वो साबित करना चाह रहे हैं? तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि पता चल जाए कि धातु ऑक्साइड की फिर प्रकृति क्या थी। तो आप जानते हो क्या होता है? आप जानते हो एक उदासीनीकरण क्रिया होती है। जैसे मान लो यहाँ पे है अम्ल, ठीक,
प्लस यहाँ पे है क्षार, और अगर इनकी आपस में क्रिया करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? लवण, और क्या बन जाएगा? जल। ठीक, ये बन गया। अब अगर अम्ल हमारा है, उपस्थित है, ये उदासीनीकरण क्रिया का समीकरण, अगर अम्ल हमारा उपस्थित है, उत्पाद में लवण हमारा बन रहा है, जल हमारा बन ही रहा है, तो अगर क्षार के जगह पे हम कोई और पदार्थ ले लें, जैसे धातु ऑक्साइड यहाँ ले लें, यहाँ क्या ले लें? धातु ऑक्साइड ले लें, ऑक्साइड ले लें, तो इसकी प्रकृति क्या मानी जाएगी? धातु ऑक्साइड की क्षार मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। अगर इसी को थोड़ा सा फेर बदल कर दो, यहां पे हमारा क्षार रहे, उत्पाद लवण बने, जल बने, तो यहां पे जो पदार्थ हम लेंगे क्षार के साथ, वह अम्ल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो यहां पे वहां का चर्चा करने का एक ही मतलब है कि धातु ऑक्साइड जो बनी उसकी प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है? तो उसकी प्रकृति क्या हुई? क्षारीय हुई, क्योंकि अम्ल तो उपस्थित है ही है। तो अम्ल उपस्थित रहेगा तो दूसरा पदार्थ क्षार होगा, क्षार उपस्थित होगा तो दूसरा पदार्थ अम्ल होगा, तब जब उत्पाद में लवण और जल बन रहे होंगे। क्लियर है? चलो भाई, क्लियर है तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर अभिकारक में अम्ल है और उत्पाद में लवण और जल है तो दूसरा अभिकारक क्षार होगा। दूसरा, पहला अभिकारक अगर क्षार है, उत्पाद लवण और जल है, तो दूसरा अभिकारक अम्ल होगा। लेकिन अगर एक ही पदार्थ हो, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दोनों में है, और एक बार ये अम्ल है, उत्पाद लवण और जल है, दूसरी बार क्षार है, उत्पाद लवण और जल है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? अरे भाई, तो जब अम्ल रहेगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, जब क्षार रहेगा तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोहरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। वह उसकी ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की भी हो सकती है और उसकी ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की भी हो सकती है, और इसी गुण को उभयधर्मी गुण या ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब जल में घुलनशीलता, जो ऑक्साइड बन गई वो 3.9 में पूछा जा रहा था, वो जल में घुलनशील है कि नहीं? तो अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अगर देखिए, दो स्थिति होगी, जो हमारी ऑक्साइड बनी या तो वो जल में अघुलनशील होगी, जब अघुलनशील होगी तो आगे क्रिया नहीं करेगी, और अगर घुलनशील होगी तो क्षार बनाएगी। ये दो ही ऑप्शन है। फिर से सुनिए, हमारी जो धातु की ऑक्साइड बनी, अगर वह जल में अघुलनशील है तो वहीं का वहीं रुक जाएगी, और अगर घुलनशील है तो आगे क्रिया करके क्षार बनाएगी। ये है धातु ऑक्साइड के गुण, उसकी घुलनशीलता और उससे बनने वाले क्षार। क्लियर है? चलो भाई, क्लियर है। सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं और वो मिलकर के ये क्षार बनाते हैं। वो H लगा है तो क्षार बनेगा ना, तो वो क्षार बनाते हैं। तो अब हमें जाके पता चला कि हमारी जो धातुएं थी उनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन धातु है?
तो सबसे क्रियाशील पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं हैं जो इतनी तेजी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, इतनी तेजी से कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इस लाइन को पढ़ लीजिए। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी तेल में रखा जाता है। ये एक प्रश्न बनता है। सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है, केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही तीव्र क्रियाशील हैं और रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। ठीक है, चलो भाई। अब इसके अलावा क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, और कौन कौन सी धातुएं क्रिया करती हैं? तो फिर नोट करिए, रूम टेम्परेचर पे यानी सामान्य ताप पे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। ज़्यादा नहीं क्रिया होती है, थोड़ी सी क्रिया होती है और एक लेयर बन जाती है। और ये जो लेयर है फायदेमंद है भाई। काहे? या तो लेयर जो बनती है वह उसे सुरक्षित रखती है कि अब धातु का ऑक्सीजन से संपर्क ना हो, बीच में धातु ऑक्साइड आ गई तो आगे फर्दर जो क्रिया होनी है वो बंद हो जाएगी। ठीक, तो आगे फर्दर क्रिया रुक जाती है और धातु ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो यह भी क्रिया ही है ना, धातु ऑक्साइड की लेयर बनी तो यह भी क्रिया की। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड भी क्रिया करती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन धीमी क्रिया होती है, पतली परत बनती है धातु ऑक्साइड की। क्लियर? अब हमारे पास जो धातुएं बची उसमें जो धातु है वह है आयरन, और इसके आगे कहाँ तक? ये जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, इससे आगे रूम टेम्परेचर पे कोई क्रिया नहीं होती। अब जो धातु बचती है उसमें जो आयरन है उसका दहन नहीं होता, लेकिन इसका चूर्ण जो है ना, अगर ज्वाला पर डाल दिया जाए, लौह चूर्ण डाल दे तो बड़ी तेजी से जलने लगता है। लौह चूर्ण जलता है, लौह नहीं जलता। ठीक, कोई क्रिया नहीं करता। ठीक, और वहीं पे कापर भी, उसका भी दहन नहीं होता, कापर का भी दहन नहीं होता, गर्म करने पर भी नहीं होता। कापर नहीं जलता, न कापर जलता है न लोहा जलता है। लेकिन गर्म धातु पर कापर ऑक्साइड का काला रंग का परत चढ़ जाता है। मान लीजिए गर्म धातु है, ये कोई धातु है, तो इस पे कापर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, ये काली मानिए, इससे एक लेयर बन जाएगी कापर ऑक्साइड की। जलेगी नहीं, लेकिन कापर ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी, वो काले रंग की होगी। ठीक, अब एनोडीकरण एक क्रिया है, एनोडाइजिंग एक क्रिया है। यह क्या है भाई? तो एनोडीकरण जो क्रिया है ना, वह एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। एल्यूमिनियम तो धीरे से क्रिया करके अपने ऊपर एक पतली परत बना लेती है ऑक्साइड की, लेकिन अगर मोटी परत बनानी है तो उसके लिए एनोडीकरण करना पड़ेगा, यानी एनोडाइजिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो पतली परत मोटी परत में बदलेगी, क्योंकि और क्रिया की जरूरत होगी। ठीक है ना? चलो, और यह जो परत बनती है मोटी, वह उसे संक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, और
एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, ठीक है। धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो धातु और जल मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। फिर धातु ऑक्साइड और जल मिलकर के धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम करता है। यह जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये धातु हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन मुक्त कर दिया। अब जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जल के साथ पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया बहुत तेज होती है। तो पहले देखते हैं जल के साथ पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया। जैसे ही जल में पोटेशियम और सोडियम डालते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, बना, और ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, हुई। ऊष्मा इतनी तेजी से निकलती है कि वह हाइड्रोजन को जलाने लगती है, और तब सोडियम डालिए या पोटेशियम डालिए, जल में आग पकड़ लेता है, आग। और आग में क्या जलता है? तो हाइड्रोजन जलता है। हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो धातु और जल की क्रिया से आया। उसे जला कौन रहा है? तो क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जला रही है। तो हाइड्रोजन को उत्पन्न ऊष्मा जलाने लगती है और तब वह जलने लगता है और पानी में आग लग जाता है। अब पानी में आग लग गई, लेकिन क्या सभी धातुओं के साथ ऐसा होता है? तो नहीं। अब जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और इसकी जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है, क्रिया वही होनी है, हाइड्रोजन निकलना है, ऊष्मा निकलनी है, लेकिन जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है वह हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने या जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए क्या होता है? हाइड्रोजन बुलबुले के रूप में कैल्शियम के साथ चिपक जाता है और वह चिपक करके कैल्शियम को तैराने लगता है, कैल्शियम तैरने लगता है। तो प्रश्न एक बनता है कि कौन सी धातु जल में तैरने लगती है? तो कैल्शियम तैरने लगती है। ठीक है, चलो। ऐसा ही हाल कुछ मैग्नीशियम के साथ होता है, लेकिन मैग्नीशियम शीतल जल के साथ क्रिया नहीं करता, ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता, यह गर्म जल के साथ क्रिया करता है। किसके साथ करता है? गर्म जल के साथ। कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रिया करती है और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यह क्रिया करके, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्रिया वही हो रही है जो हो रही है, लेकिन गर्म करने पे हो रही है। और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी जल पे तैरना प्रारंभ कर देती है। मैग्नीशियम भी जल पे तैरती है, कैल्शियम भी तैरती है। अब अंतर क्या है? तो कैल्शियम जो तैरती है वो ठंडे पानी की क्रिया में तैरती है और मैग्नीशियम जो तैरती है वह गर्म पानी की क्रिया में तैरती है। ठीक, चलो भाई। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक न ठंडे जल से क्रिया करेगी ना गर्म जल से, लेकिन भाप के साथ क्रिया करती है और फिर यह भी धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती है। कौन कौन? एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक। यह भी ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड ही बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती है। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती,
चाहे वो भाप हो, चाहे वो गर्म जल हो, चाहे वो ठंडा जल हो। अब अगला टॉपिक है कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती है। तो धातुएं जब अम्लों के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। धातु प्लस अम्ल बराबर लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। लेकिन यह क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं होती। कौन सी क्रिया? वही हाइड्रोजन मुक्त करने की क्रिया। नाइट्रिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह तो पहले ऑक्सीजन मुक्त कर देगा और जल में और हाइड्रोजन मुक्त हो ही रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त मिलकर के क्या बना देंगे? जल बना देंगे। तो हाइड्रोजन नहीं जल बन जाता है, हाइड्रोजन नहीं जल बन जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज HNO3 के साथ H2 गैस उत्सर्जित करता है। यह भी याद रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करता है। इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन तो क्रिया कर जाते हैं। लेकिन कॉपर तनु HCl के साथ क्रिया नहीं करता। और अगर कॉपर क्रिया नहीं करता तो इसे क्रिया करानी पड़ेगी, तो आपको एक नया पदार्थ एक्वा रेजिया बनाना पड़ता है। एक्वा रेजिया क्या है? तो यह एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण है, जिसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इसको ताज़ा तैयार करके आपस में मिला दिया जाता है और इसकी स्थिति ये होती है कि यह गोल्ड को भी गला सकता है और प्लेटिनम को भी गलाने में समर्थ होता है। गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को गलाने में समर्थ होता है। तो ये आपका हो गया, गोल्ड भी हो गया, प्लेटिनम भी हो गया, सब हो गए। अब एक फिर से टॉपिक नया आपके पास है, इसी से जुड़ा हुआ 3.2.4 अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु एक कैसे अभिक्रिया करती है। धातु लवण के साथ धातु की अभिक्रिया, यह हो गया धातु लवण के साथ धातु की अभिक्रिया। तो धातु लवण के साथ धातु की अभिक्रिया में क्या होता है? तो जैसे मान लो, उदाहरण आप आगे देख लो। यहाँ जो क्रियाकलाप है उसी को पहले देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि कॉपर का एक पक्ष तार एवं आयरन की कील लीजिए। 2 धातुएं ले लिया, एक ले लिया कॉपर, एक ले लिया कॉपर, 2 धातुएं ले लिया, एक ले लिया कॉपर और एक ले लिया आयरन। एक कील है, एक तार है। कॉपर के तार को परखनली में रखे आयरन सल्फेट, ये लवण है किसका? धातु का। किस धातु का? आयरन का। तो आयरन सल्फेट जो आयरन धातु का लवण है के विलयन में डालिए कॉपर को। तो आयरन और कॉपर के बीच में जो मजबूत होगा, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, वह क्रिया करेगा और दूसरे को हटा देगा। फिर यही हाल कह रहा है कि आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए
एक कापर सल्फेट के रूप में कापर धातु का लवण है, एक आयरन सल्फेट के रूप में आयरन धातु का लवण है। दोनों में विपरीत धातुएं डाली जा रही हैं। देखना यह है कि क्या क्रिया होती है। ये यहां पे तो इसमें क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा देगा और अपने जाके जुड़ करके अपना लवण बना लेगा। आयरन कापर से अधिक क्रियाशील है तो कापर सल्फेट से कापर को हटा देगा और अपने जाके आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक ठीक है, चलिए बात समझ में आई ना। यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। पोटेशियम सबसे ऊपर है जो क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है। गोल्ड सबसे नीचे है जो सबसे कम क्रियाशील है। ऊपर से नीचे की तरफ ये श्रेणी बन रही है जो अधिक सक्रियता से कम सक्रियता की तरफ है। तो सोडियम से कम पोटेशियम, पोटेशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम Fe और Fe से कम Pb और Pb से कम हाइड्रोजन एटम और उससे कम कापर। तो कापर और आयरन के बीच में बात करेंगे तो आयरन तो ज़्यादा क्रियाशील है और कापर कम क्रियाशील है। आयरन ज़्यादा क्रियाशील है और कापर कम क्रियाशील है। तो अगर आयरन ज़्यादा क्रियाशील है तो वह जाएगा और कापर सल्फेट लवण से कापर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और अपने आयरन सल्फेट विलयन बना लेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है 3.3। ये कहता है कि धातुएं तो अम्ल से क्रिया कर ली, धातुएं पानी से क्रिया कर ली, धातुएं अपने लवणों से क्रिया कर ली, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, धातुएं अधातुओं से कैसे क्रिया करती है। तो धातु और अधातुओं के बीच में जो क्रिया है उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ता है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ता है। तत्वों उसके लिए हमको समझना पड़ता है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, जो सारणी 3.3 में दिया गया है। इसमें धातुओं का एक चार्ट है, आप देखेंगे कि जो ये धातुएं हैं, ये धातुएं सोडियम है, इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनके बाहरी कक्षा में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम है, इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम धातुओं की जो श्रेणी देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इनके बाहरी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन या 2, यानी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है अधिकतम। और जो अधातुएं हैं उनकी बाहरी कक्षा की क्या स्थिति है ये देखते हैं। तो जो अधातुएं हैं उनकी बाहरी कक्षा की स्थिति है कि उनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। धातुओं की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 है, अधातुओं की बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 है। यानी कि जो अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए एक ऑक्टेट अवस्था होती है, नोबेल गैस स्ट्रक्चर होता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। धातुओं के हिसाब से देखा जाए तो धातुओं में उससे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अधातुओं के नज़रिए से देखा जाए तो उस नोबेल गैस के स्ट्रक्चर से इनके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब धातु और अधातुओं के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो वो बनेगा ये रिलेशन।
कि एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं सोडियम से, इसका उदाहरण देते हैं सोडियम क्लोराइड के निर्माण से। तो ये सोडियम है, इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, ये आप देख रहे हैं। एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लोरीन का होता है 17, ये आप देख रहे हैं। इसका होता है 287। अब एक के पास 287 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक के पास 281 है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अभी आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन को, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो सोडियम के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। तो इस तरह से एक आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इनके बीच में एक आकर्षण बल जो विपरीत आवेशों के बीच में लगता है वह बल लगता है और उसके कारण से ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक, तो इस तरह से कह रहे हैं कि एक और निर्माण देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण देख लेते हैं। चलिए भाई मैग्नीशियम क्लोराइड को भी देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है 281, 12 होता है एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन की होती है 287। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इनको मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसके लिए क्लोरीन के 2 परमाणुओं की जरूरत पड़ती है और मैग्नीशियम के 1 परमाणु की। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है एक एक करके एक एक क्लोरीन को, और इस तरह से बन जाता है MgCl2, MgCl2, जिसमें Mg प्लस के रूप में होता है, 2 प्लस के रूप में होता है, और Cl जो होता है 1 माइनस के रूप में होता है। ठीक, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम वीडियो को ड्रॉप करेंगे क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। क्रियाएं हो गई, धातुओं की क्रियाएं ऑक्सीजन से शुरू हुई थी, जल से हुई, फिर उसका एसिड से हुआ, फिर उसका धातुओं के आपस में लवणों से हुआ, फिर उसका अधातुओं से हुआ, और अब धातु और अधातु से बने आयनिक यौगिकों के गुण की चर्चा होगी। तो ये अगले वीडियो में होगी। तो अब ये वीडियो यहीं पे ड्रॉप होती है, फिर हम आपको पूरा लेसन कराएंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आप परेशान ना हो, बस अब हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।